डगर पर वो चला, वहां ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर, इतिहास हाँ इतिहास वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर, इतिहास हाँ इतिहास वो इतिहास रचता हर पहर। मन में मेरे जंगल लगे, अंग अंग में आग। मैं जंगल में ढूंढता रहता हूं हरा भरा वह बाग। झंझन झंझन तार तार पर बजता बीना झड़ा सारा। मन अपने को समझाता है, जाग अभी तो जाग। पसीने का तिलक ढूंढता है मेरा भाग्य ललाट। संसार में दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में सिद्धार्थ ने घर परिवार छोड़ दिया और वो बुद्ध बन गए। सनातन और अद्वैत के अनुसंधान में बालक शंकर ने 8 की उम्र में ही गृह त्याग कर दिया। आगे चलकर वो आदि शंकराचार्य बने। लेकिन 18 साल के नरेंद्र को किस चीज की तलाश थी? वो घर परिवार छोड़ किस रास्ते पर निकले थे? वो क्या सोच रहे थे? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जब नरेंद्र के जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दस्तक दी। ये एक नई शुरुआत थी। नरेंद्र का एक नए परिवेश से, एक नए विचार से परिचय हो रहा था। चलो नरेंद्र, चलो। और आगे यही उनके जीवन का हिस्सा बन गया। यहां नरेंद्र का कोई दोस्त बना तो कोई भाई, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नरेंद्र ने अपना गुरु बना लिया। ये नरेंद्र के लिए नया परिवार था, संघ परिवार। हमेशा इनकी सोच अलग बनी रहती थी, लेकिन उसमें इनका दृष्टिकोण ही रहता था, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कि संगठन ताकत इतनी काबिलियत थी और याददाश्त भी इतनी काबिलियत थी कि ऐसा आदमी मिलना असंभव था। समाज में कैसे काम करना, कैसे घुल मिल जाना, ये उनके स्वभाव की विशेषता थी। कितनी भी विकट समस्या हो, वो एक क्षण में उसका सुंदर तरीके से हल निकालते हैं। उनका सजेशन एकदम डायनेमिक रहता था। उनका एक स्वभाव था कि
संघ का काम, शाखा के काम पूर्ण हुआ तो स्वयंसेवक के घर जाना। थोड़ा बहुत आकर्षण तो हमको हुआ कि ये अलग प्रकार का कोई वर्कर है, यानी अंदरूनी मुझे लगे कि ये तो नेता जैसा है। गुजरात में देश की आजादी से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार शुरू हो चुका था। गुजरात में अक्सर संघ के बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे। साल 1962 में गुजरात में संघ ने प्रांतीय शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 1000 से भी ज्यादा तरुण स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। संघ इस समय स्कूल कॉलेज के छात्रों को साथ जोड़ने की मुहिम में जुटा था। वडनगर में संघ की शाखा की शुरुआत सोमभाई पटेल ने की, जो बीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे। उन दिनों नरेंद्र बीएन स्कूल के ही छात्र थे। मैं वडनगर शहर में जब पहली बार शिक्षक बना, तब नरेंद्र भाई मोदी वहाँ की बीएन हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और 1 वर्ष के बाद 8वीं कक्षा में वो आए। 2 वर्ष तक वे मेरे संपर्क में रहे। स्कूल छूटने के बाद दरबार करके एक हमारा एक एरिया है गांव में, वहाँ पर ये शाखा लगती थी और ये शाखा में सब लोग जाते थे। वहाँ कांग्रेस का सेवा दल भी लगता था और दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, लेकिन ये वहाँ पर चलता था। मैं कांग्रेस के सेवा दल चलता था न, उसमें जाता था। सेवा दल का भी रोज शाम को कैंप लगती थी, तो उसमें मैं जाया करता था। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई आरएसएस के विद्यार्थी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यार्थी थे और हिंदू थे। इसके पड़ोस में मुस्लिम रहते थे, तो मुस्लिमों से भी वो बहुत प्रेम से रहते थे। तो सभी बच्चे बिल्कुल मेरे सामने देखकर बस ऐसे कुछ भाव अनुभवते थे देशभक्ति का। मगर एक लड़का ऐसा था कि बिल्कुल मेरे सामने एक टक देखा करता था। देशभक्ति के भाव सबसे अधिक रूप में वो बच्चा अनुभवता था। वही आज का नरेंद्र भाई मोदी है। जिस डगर पर वो चला वहाँ ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। शाखा के जरिए वडनगर और आसपास के इलाके में संघ से जुड़े लोग नरेंद्र को जानने लगे थे। उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत का वडनगर आगमन हुआ। ये थे लक्ष्मण माधव इनामदार। पेशे से वकील इनामदार लोगों में वकील साहब के नाम से ही जाने जाते थे। वकील साहब जो थे ना, वो संघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस के मुखिया थे और संघ के कार्यालय में रहते थे वो। और एक आध 2 दफे शाखा में आए थे, जितना मुझे मालूम है, लेकिन ये तो अलग तरीके के आदमी थे। गुजरात में संघ के विस्तार के लिए वकील साहब ने अपना जीवन खपा दिया था। और वकील साहब नाम जो पड़ा वो भी 1948 में, जब वो प्रचारक के नाते भूगर्भ में थे और बाकी संसदों को जो जेल में थे, तो जेल में उनको हिम्मत से मिलने को जाते थे। वकील इसी उन्होंने LLB किया था, सनद लिया था, इसलिए वकील बनकर वहाँ गए। इसीलिए उनका नाम फिर
लक्ष्मण राव के बदले सब लोग वकील साहब नाम से ही पहचानने लगे। हमारा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज, इन सब की रक्षा करना एक हिंदू का कर्तव्य है। हमें ये बात जाननी समझनी होगी कि हिंदू संस्कृति ही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! देख रहे आप चंदा कम मिल रहा है, 4 आने 5 पैसे भी निकाल रहा है। अरे एक सब, अरे जाओ। वो संघ के प्राण प्रचारक थे, बड़े ही आध्यात्मिक दृष्टि वाले वो कार्यकर्ता थे और पूर्ण दृष्टि से, जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम, ऐसा वो उनका व्यक्तित्व था। पिचासी की उम्र के हरीश भाई नायक संघ में वकील साहब के साथ काम कर चुके हैं। हरीश भाई ने वो दौर देखा है जब संघ के विस्तार के लिए वकील साहब महाराष्ट्र से गुजरात आ गए थे। नमस्कार वकील साहब, ये नरेंद्र है, बहुत ही ऊर्जावान और समर्पित लड़का है। नमस्ते। नहीं नरेंद्र, नित्य शाखा आया करो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। वडनगर में वकील साहब से नरेंद्र की ये बस छोटी सी मुलाकात थी। बात आई गई हो गई, लेकिन वकील साहब नरेंद्र के जीवन में एक बार फिर लौटने वाले थे। बहरहाल स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद नरेंद्र के सामने जो बड़ा सवाल था, अब आगे क्या। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उस जमाने में 11वीं के बाद ही कॉलेज के दरवाजे खुल जाते थे। नरेंद्र ने दूसरे साथियों की तरह साइंस की पढ़ाई के लिए विसनगर के MN कॉलेज में दाखिला लिया। इस समय नरेंद्र 18 के हो चुके थे और यह साल था 1968, वो साल जहां से नरेंद्र के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। सामड़ो, बाहर की सब तैयारियां हो गई है ना? मतलब कैसे जाना है, कब जाना है, सभी को बता दिया? सारी तैयारियां तो हो गई है, लेकिन શું બોલવાનું છે? नरेंद्र खुश नहीं है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। नरेंद्र के माता पिता की इच्छा थी कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही वो घर गृहस्थी से जुड़ जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले ही नरेंद्र का रिश्ता तय कर दिया था, जबकि नरेंद्र जीवन का कोई और लक्ष्य ढूंढ रहे थे। गृहस्थ जीवन तो उनको पहले से इच्छा थी ही नहीं जीने की, गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा थी नहीं। और कोई भी इच्छा से कुछ करने का है, उसको दिमाग में क्या है कि कुछ करने का है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करने का, क्या करने का वो बात नहीं उस वक्त नहीं थी। शादी तो क्या है कि छोटे गांव में, तो गांव में क्या है कि जो घर वाले होते हैं ना वो करा देते हैं। शादी की जो उम्र होती है वो उम्र नहीं थी, तो उसको ऑफिशियली भाषा में तो उनको शादी कह ही नहीं सकते लेकिन गांव में तो क्या है कि छोटे ऐसी शादी हो गई थी उनकी। बाकी उनको क्या है कि उनको शादी में रस लेने का, उनको शादी की इच्छा करने का, इस गृहस्थी जीवन जीने का ऐसा कुछ मन में पहले से ही नहीं था। परिवार की मर्जी से सब कुछ होता गया। एक किशोर जिसने अभी बचपन से आगे कदम बढ़ाया ही था, जिसने अभी वैवाहिक जीवन का मतलब समझा नहीं था, वो विवाह के बंधन को कैसे स्वीकार कर पाता।
हाँ, हम उसकी शादी में गए थे। वो शादी में हम रहे, वो लग्न हो रहे, और रात को लग्न करके आए, और सुबह में तो हम अहमदाबाद चले गए। वो पति को इधर छोड़ दी, और वो बोला मैं संसार में आने वाला आदमी नहीं है, और अब तक वो संसार में आए नहीं। जल की जंजीर जैसा ये मेरा प्रेम, कभी बांधने से बंधा नहीं। कोई सौगंध दे, ये मुझे पसंद नहीं। फिर ऐसे रिश्ते में मेरा मन बंधता नहीं। रात भर ओस बिंदु सा शीतल ये प्रेम, पकड़ा तो कभी पकड़ाया नहीं। धुंध तो आए और धुंध तो जाए, इससे सूरज को कुछ नहीं होता। राजहंसा तैरता मेरा ये प्रेम, मोती की माला में गूंथने से गुंथाया नहीं। नरेंद्र कहाँ? वो वडनगर में नहीं है। फिर कहाँ गया? नरेंद्र ने घर छोड़ दिया, लेकिन जाना कहां है, आगे करना क्या है, इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं थी और कोई सांसारिक इच्छा भी नहीं थी। मन वैराग्य की तरफ बढ़ रहा था। वो संन्यास या दीक्षा लेकर दुनियादारी से दूर होना चाहता था। इस प्रयास में उसने बेलूर मठ से लेकर केदारनाथ के गरुड़ चट्टी तक भ्रमण कर लिया। वो अल्मोड़ा से लेकर राजकोट तक घुमाए, लेकिन वक्त ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। साल 1968 के आखिर में नरेंद्र घर लौटा, लेकिन आगे की यात्रा अभी बाकी थी। परिवार के लोग की इच्छा थी, दबाव तो नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि ऐसा कर दो ठीक है, लेकिन उनका कोई दबाव ऐसा कुछ नहीं था। उनकी माँ की इनके बाद सबकी इच्छा थी कि भाई तू ये कि शादी हो गई बाद में तो क्या है कि वो जो लड़की जो आई है उनकी भी जिम्मेवारी तो होती है ना। ऐसा दबाव नहीं था, ऐसा ही कर, कोई दबाव को ऐसा कुछ नहीं था उनका। और वो बाद में निकल ही गए थे घर से, फिर गृहस्थ जीवन जीने का प्रश्न ही रहा ना। रहीम का एक दोहा बेहद लोकप्रिय है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना ही चाहिए वे साहन के साथ। क्या 18-19 साल के नरेंद्र के साथ भी ऐसा ही था? क्या वो जीवन की चाह और चिंताओं से मुक्त हो रहे थे? नरेंद्र जिस मनोदशा से गुजर रहे थे उस वक्त कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच नरेंद्र ने एमएन कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक बार फिर घर से निकल पड़े।
अब तक ये बात तो साफ हो चुकी थी कि नरेंद्र घर गृहस्थी से दूर रहना चाहता है और ये भी तय था कि वो वड़नगर में नहीं रहेगा। उसने एक विश्वास पैदा किया हुआ था हमारे परिवार में, नरेंद्र वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, उससे कोई गलत काम कभी होएगा ही नहीं, ऐसा विश्वास हम सब लोगों को उसके मन में था, छोटा था तब से। इसलिए ऐसी कोई फिक्र नहीं थी कि उनको कोई एडवाइस देना का ऐसा तैसा तो कुछ, अगर कोई बात है थी तो खुद पूछ लेता। लेकिन जीवन में आगे करना क्या है, ये शायद नरेंद्र को भी नहीं मालूम था। कुछ निश्चित नहीं था। इसके बावजूद नरेंद्र ने घर छोड़ दिया। वडनगर में से तो 18 साल की उम्र में वडनगर से चले गए थे, फिर वडनगर नहीं आए वो। राग मैंने त्यागा, विराग मैंने मांगा, नहीं फूलों की माया, नहीं सौरभ की छाया, तेरे उस संग में कितने ही रंग, मुझे देती है सांत्वना एक तू मेरी माता। मां मुझे बल देना, शक्ति देना। अहमदाबाद, वो शहर जिसने नरेंद्र के संघर्ष को देखा, नरेंद्र को गुमनामी से कामयाबी के आसमान में चमकते देखा। इसी अहमदाबाद में नरेंद्र जब पहली बार आया तो उसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं था। ऐसे में नरेंद्र अपने एक रिश्तेदार की कैंटीन में काम करने लगे। ये कैंटीन अहमदाबाद के गीता मंदिर इलाके के बस अड्डे पर थी। बस अड्डे की कैंटीन पर अक्सर कई संघ कार्यकर्ता चाय पीने आया करते थे। वो अहमदाबाद में सबसे पहले संघ में तो साथ में थे, उस टाइम उनका एक रिलेटिव की कैंटीन एसटी कैंटीन चलवाते थे। तो एसटी कैंटीन पे हमारा जब वेकेशन में घर जाने का होता तो कैंटीन पे चाय पानी पीने का, हमारी बैग उठा के बस में रश आवर्स में अपनी सीट बुक करके ड्राइवर को बोलना कि हमारा दोस्त है, साथ में संभाल के ले जाने का। उन्हीं दिनों नरेंद्र की मुलाकात संघ के अंबालाल कोष्टी से हुई। नरेंद्र भाई केम छो? एकदम मजाમાં अंबालाल भाई कैसे हैं? सरस सरस एकदम। अरे नरेंद्र भाई तुम संघ कार्यालय में क्यों नहीं रहते? अंबालाल भाई मैं आने वाला था परंतु थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये सब काम वगैरह संभालना पड़ता है। फिर उन्होंने एक मेरे को समस्या बताई कि बोले अंबालाल जी, बोले यहाँ आप जब संघ में जाते हैं तो वहाँ कहीं अपने को रहने की जगह मिले। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कल तपास करके मैं आपको बताऊंगा। अंबालाल की संघ में कई लोगों से जान पहचान थी। अंबालाल के जरिए ही नरेंद्र को संघ कार्यालय में रहने की जगह मिल गई। हमारा परिचय बढ़ते चला गया और मैंने उनसे उस समय दोस्ती कर ली और मैंने उनसे पूछा कि बोले आप रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ एसटी स्टाफ की कैंटीन है, उस कैंटीन में मैं बैठता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हम आपसे मिलेंगे और आप हमारे साथ काम करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम में भी उनके जो विचारधारा थी वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी, इसलिए हमें लगा कि ये लड़का हमारे साथ में रहेगा तो शायद हमारे लिए काम का है। मैं आता हूँ ज़रूर, मैं आप संपर्क करता हूँ बहुत जल्दी। धन्यवाद। धन्यवाद। 50 साल से भी ज्यादा हो गए
अंबालाल अब भी संगठन और पार्टी के काम में जुटे हैं। आज भी ये साइकिल से चलते हैं। अंबालाल ही अहमदाबाद में नरेंद्र को पहली बार संघ के कार्यालय ले गए और उनका परिचय संघ से जुड़े लोगों से करवाया। मैं संघ के अंदर गया, उस समय वकील साहब थे वहाँ, उनसे मैंने बातचीत करी और उन्होंने कहा कि मैंने कहा लड़का अच्छा है, मैंने कहा आप उनसे मुलाकात करेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ वो रहने चाहते हैं। तो बोले ठीक है, बोले तू लेते आना, अच्छा हो तो लेते आना। मैंने कहा ठीक है, मैं लेते आऊँगा। दूसरे दिन हम दोनों जन डबल सवारी बिठाल के मैं संघ कार्यालय ले गया, उनसे बातचीत कराया तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं ये लड़का ठीक है, अच्छा है। अहमदाबाद के संघ कार्यालय हेडगेवार भवन से नरेंद्र का नया सफर शुरू हुआ। संघ का यह दफ्तर पहले एक पुरानी इमारत में हुआ करता था। यहां नरेंद्र की मुलाकात ऐसे कई दिग्गजों से हुई जो गुजरात में संघ के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इनमें सबसे अहम नाम लक्ष्मण माधव इनामदार यानी वकील साहब का था। वकील साहब में यही खासियत, सीधे आदमी थे, सादे आदमी थे, सादा खाना, सादा पहनना, सादा, सभी कुछ सादा ही था उनके पास। राज बदलने से समाज बदलेगा, ये विचार गलत है। परिवर्तन संपूर्ण समाज का होना चाहिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। अरे तुम वो नरेंद्र हो ना? जी। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? तो मैं कह रहा था कि हमें लोगों को संगठित करना होगा। ज़्यादातर वो नहीं बोलते थे, बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन जितना भी बोलते थे अच्छी तरह से धर्म की व्याख्या के बदले हिंदुत्व और संघ का क्या उसमें रोल है उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से वो बताते थे। अहमदाबाद में संघ से जुड़ने के बाद नरेंद्र की जान पहचान का दायरा बढ़ने लगा। संघ कार्यालय में आने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का, उनसे बातचीत का मौका मिलने लगा और यहीं नरेंद्र ने संघ की विचारधारा को गहराई से समझना शुरू किया। सवाल यह था कि क्या युवा नरेंद्र संघ में अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे, वो भी ऐसे वक्त में जब संघ कई तरह की चुनौतियों से घिरा था, संघ पर लगातार हमला हो रहा था। साल 1969 के सितंबर-अक्टूबर महीने में गुजरात अचानक भीषण सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने लगा। अहमदाबाद और गुजरात के कई दूसरे इलाके दंगों की चपेट में आ गए। इस सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से हुई थी। इमरजेंसी के कुछ समय पहले ही 1969 में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा राइट्स हुआ और उसका मेन सेंटर जगन्नाथ मंदिर ही था। जगन्नाथ मंदिर की गाय यहाँ स्वेस फार्म करके हैं, वहाँ से चर के आती थी रास्ते में, तो किसी ने गरम तेल डाल दिया था और उसको वो लेकर के बहुत बड़ा मतलब पूरे राइट हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1969 की सांप्रदायिक हिंसा में 600 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिपोर्ट में दावा करीब 2000 लोगों के मारे जाने का किया जा रहा था। इस दौरान बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी भी हुई। 48,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और इन सब के बीच दंगों को रोकने में सरकार नाकाम रही। गुजरात की कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगा रही थी। यहां तक कि संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी।
सरकार अपने तंत्र द्वारा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार कर रही है। ये प्रचार केवल राजनीतिक उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जबकि हमारा संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। इसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। वकील साहब, ऐसा क्यों है कि सांप्रदायिक तनाव के बाद संघ की शाखाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे? क्या संघ ऐसे आगे बढ़ेगा? भाई ये तो उबाल है, ये लोग प्रतिक्रियाओं के कारण आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात साफ कह दूं, प्रतिक्रियाओं से कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। यह सही हिंदुत्व नहीं है। किस कौम के कितने लोग मारे गए, ऐसी सोच रखना, ऐसी धारणा रखना ही गलत है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ से हमें विचलित नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा प्रचारक मैंने कभी नहीं देखा। इतना विद्वान कि किसी भी विषय पर आप बात छेड़ दे तो पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है। वकील साहब पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस समय आरएसएस, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय मजदूर संघ के काम में भी हाथ बटा रही थी। इसके लिए संघ को समर्पित और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की बेहद जरूरत थी। वकील साहब को नरेंद्र में वो झलक दिखाई दी। नरेंद्र भाई की दृष्टि जो है वो गुणग्राही है। कहीं से भी कुछ भी अच्छा मिले वो बता देना और उसको ज़रा एडॉप्ट कर लेना। बाकी हम सब सुनते थे, लेकिन उसको याद रखना और मार्क करना, ये नरेंद्र भाई की विशेषता थी। ठीक है अम्बालाल जी, मुझे आपसे एक परामर्श चाहिए था। कहो नरेंद्र। संघ के स्वयंसेवक को दरेक को काम सौंपा जाता है। हर काम अपने हाथ से खुद करने का होता है। इस तरह उन्होंने भी अपने हाथों से वहीं पे सफाई करी, अपने हाथों से चाय बनाया, अपने हाथों से कपड़े धोए, अपने हाथों से। संघ का स्वयंसेवक એટલે पूरी जात मेहनत होती है वहाँ। वकील साहब नरेंद्र को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंप रहे थे। साथ ही वो नरेंद्र की क्षमता को भी तराश रहे थे। नरेंद्र भाई जब आए तो उनको उस वक्त उनकी जिम्मेदारी क्षेत्र प्रचारक की थी, इसीलिए क्षेत्र की दृष्टि से उनका पूरा दौरा होता रहता था। लेकिन यहाँ गुजरात में ज़्यादा रहने के कारण वकील साहब और नरेंद्र भाई का ज़्यादा संपर्क रहा। वकील साहब की ट्रेनिंग का तरीका ऐसा था कि संघ के नए स्वयं सेवकों के पसीने छूटने लगते थे। अच्छा नरेंद्र जी, कल एक कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ कि तुम कल वहाँ जाओ और वहाँ की हर रिपोर्ट, वहाँ जो भी गतिविधि होती है वो मुझे बताओ, ठीक है? मैं हर बात पूछूंगा। जी जी ठीक, चलो। जी प्रणाम। अरे नरेंद्र, कैसा रहा कल का कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। बढ़िया। तो किन किन लोगों से मिले तुम कल? सभी लोगों से मुलाकात हुई, जो जो उपस्थित थे सबसे ही मुलाकात हो गई। और वो लोग जो हाँ कहकर भी ना आ पाए, उनसे मिले? यही तो असली काम था नरेंद्र। तुम काम अधूरा छोड़ के आए हो। एक काम करते हैं, कल तुम फिर से कार्यक्रम में जाओ और पता करो कि वो कौन लोग हैं। ठीक है जी, चलो चलते। तो वकील साहब को कोई प्रश्न पूछता है तो उनके दिमाग में नहीं था वही प्रश्न आता है, तो उनका ध्यान में आ गया। तो मैं सोचा नहीं, तो क्या उनको दिमाग में क्या है कि ये जो मैं विद ऑल रिस्पेक्ट जो सोचने की जो हमारी जो क्षमता होती है तो उनमें एक खामी है, ऐसा हुआ ना, तो फिर उनको रेक्टिफाई करता है। जी
मैं हाँ, ये सभी नरेंद्र। के नाम ले आया हूँ। ये है इनका परिवार है, ये इनका परिवार है, सभी लोग हैं लगभग। तो तुम इन सब के घर पे जाके उनसे मिले? नहीं, घर जाकर तो नहीं मिलता है। काम फिर अधूरा रह गया नरेंद्र। अगर हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे, इन लोगों से कारण नहीं पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आए, तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम नए लोगों को संग से नहीं जोड़ सकते ना, है ना? एक काम करते हैं, तुम फिर से जाओ और ये सारी चीज़ें पता करके आओ। जी मैं चलता हूँ। सोचो मत, जाओ। इससे क्या हुआ कि उनके जो सोचने की जो क्षमता है जो वो ज़्यादा हो गई। तो सोचना का क्या है कि उनका भी स्वभाव हो गया कि मैं कोई भी बात सोचता हूँ तो उनके सभी प्रकार के फैक्टर्स, सभी प्रकार के आयाम खर्च है, ये सोचना चाहिए। ये उनका स्वभाव आ गया, ये स्वभाव को रिफ्लेक्ट होता है। अभी जो आज जो हमें रिफ्लेक्ट जो हम जो देखते हैं कि जो सोचता है काम करता है तो कैसे करता है कि उनके सभी उनके आयाम है, ये सभी आयाम के सोचने की उनकी आदत है। वो उनको ये वकील साहब ने प्रोसेस की उनके हुई हुई है, वकील साहब ने उसको तैयार किया है। वकील साहब की ट्रेनिंग से नरेंद्र के सोचने समझने की क्षमता को नई धार मिल रही थी। वकील साहब की निगरानी में नरेंद्र की कार्यकुशलता बढ़ने लगी थी। संघ के काम में उनका मन भी रमने लगा था। वो अब संघ में ही अपने जीवन का उद्देश्य देख रहे थे। तो बाद में धीमे धीमे वो हमारे संघ के संपर्क में आने लगा। तो धीमे धीमे उनको लगा कि यार संघ का कार्य ठीक है, तो भाई मैं ये संघ का पूर्ण समय कार्य करूँ, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था। वो वकील साहब को उनको इच्छा प्रकट की कि भाई मुझे ये पूरा समय संघ का काम करने की इच्छा है, अब मुझे मैं ऐसा करूँ, आप मुझे इजाज़त दो प्रचारक बनाने के लिए। नमस्कार जी, मुझे आपसे एक परामर्श चाहिए था। कहो नरेंद्र। जी, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने जीवन का पूरा समय संघ को देना चाहता हूँ, संघ के लिए ही कार्य करना चाहता हूँ। मैं एक पूर्णकालिक स्वयंसेवी बनना चाहता हूँ। पूर्ण समय मतलब कितना समय नरेंद्र? आजीवन। आजीवन। आजीवन का मतलब समझते हो ना नरेंद्र? घर गृहस्थी का त्याग करना, पीछे मुड़कर कभी ना देखना। जी। तैयार हो तुम? मैंने निर्णय ले लिया है। लेकिन संघ परिवार को पूरा जीवन देने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर वालों से अनुमति लेके आओ। इसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। जी, मैं परिवार से अनुमति लेकर आऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। तो बाद में वो आया, हमारे गांव आए, वडनगर आए, उनको बापूजी की इच्छा व्यक्त की कि वैसे भी तो उनको मालूम था कि भी ये तो कुछ उनको कुछ रस नहीं है काम में कमाने का। तो फिर उनको ये लगा कि चलो भी ये प्रचारक बनने की इच्छा है। तो फिर बिना उनके पिताजी खड़ा, इन पिताजी ने परमिशन दे दी कि भी अच्छा तो प्रचारक बनना है तो तू तेरी मर्जी। तो बाद में वो आकर प्रचारक थे कि फिर अहमदाबाद आकर ये हमारे संघ के कार्यालय है ये जो प्रचारक होता है वो संघ के कार्यालय में रहता है, और संघ के कार्यालय में रहने लगा और संघ के कार्य में प्रचारक तरीके काम करने लगा। नरेंद्र ने जो ठाना वही किया। वो संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए, ये जानते हुए भी कि आगे की राह कांटों भरी है।
रहने के ये खर्चा करने के लिए संघ के पास इतने पैसे नहीं होते थे। खाने का स्वयं सेवकों के घर पे जहाँ जाए उनको उधर खाने का, साल में 2 साल में 3 जोड़ी कपड़े देने का, चप्पल पहनने का, और एक्चुअली जो एक्सपेंस होवे बस एक्सपेंस के वो, इससे ज़्यादा कोई खर्चा देते नहीं थे, उतना पैसा भी नहीं था। तो उस टाइम हिंदुस्तान का जागरण के हिंदू जागरण के हिंदू राष्ट्र का जागरण के लिए 100% डिवोटी बनने के लिए उनको मालूम था कि मेरे जीवन में मुझे यही करना है। बड़े फैसले के सामने हर तकलीफ छोटी पड़ने लगी थी। नरेंद्र भाई संगठन में आते रहते थे और हेडगेवार भवन में नरेंद्र भाई रहते थे। अभी वो तो फुल टाइम वर्कर थे तो वहीं पर ही रहते थे। तो खेड़ा ज़िले से मैं हेडगेवार भवन में आता तब उनसे मिलना होता। दूसरे अधिकारी थे, वो लोग मुझे उनका परिचय करवाते, बोले ये नरेंद्र भैया ऐसे हैं वैसे हैं। इस वक्त अहमदाबाद का संघ कार्यालय यानी हेडगेवार भवन ही नरेंद्र का पता ठिकाना था। तो तब तो हमारा इतना कोई ध्यान गया नहीं कि नरेंद्र भाई यानी कोई एंटिटी है, ऐसा कुछ था नहीं। ही वॉज सिंपली ए वर्कर। लेकिन थोड़ा बहुत आकर्षण तो हमको हुआ कि ये अलग प्रकार का कोई वर्कर है, यानी अंदरूनी मुझे लगे कि ये तो नेता जैसा है, ऐसा लगता था। संघ के कार्यकर्ता नरेंद्र में ऐसा क्या था जिसने उन्हें राजनेता बना दिया? इस प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी था, और बाकी थी नरेंद्र की वो यात्रा जिसके हर मोड़ पर नरेंद्र ने अपनी अलग पहचान बनाई। सूर्य की तेजस्विता मेरी मुस्कान को, उसकी लाली को फीका करती है, और तब मेरा मैं लुप्त हो जाता है। लक्ष्य निकट लगता है, गति तेज हो जाती है। नरेंद्र चुनौतियों के सागर में उतर चुके थे और इसके बाद वो हर तूफान के साथ और मजबूत होते चले गए। संघ में जब नरेंद्र बस और साइकिल से गुजरात के गांव शहर में घूमा करते थे, उन दिनों नरेंद्र ने जिनके साथ काम किया, जिनके साथ रहे, वो दौर कैसा था? कैसे नरेंद्र ने अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाई, और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संघ भी छोड़ना पड़ा? इन तमाम घटनाओं और कहानियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जिस डगर पर वो चला वहां ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।